Hey everyone, this is Gursahib and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. आज की वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूं जो आपको कनाडा आने से पहले करनी ही करनी है। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में लैंड होने वाले हो सो मेक श्योर आप ये चीज़ें करके आओ। और अगर आप एज अ परमानेंट रेजिडेंट आ रहे हो तो हो सकता है कि इनमें से एक या दो चीज़ें करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव टू डू बिफोर लैंडिंग इन कनाडा. But before starting this video, if you are new to this channel, I would like to introduce myself. My name is Gursahib Singh and I came to Canada in 2018, and this channel is all about studying in Canada or immigrating to Canada. So let's start the video. तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की. कनाडा में जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने का तरीका है पर्टिकुलरली इन ओंटारियो वो 3 स्टेजेस में होता है. सबसे पहले आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है. यहाँ पे ड्राइविंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पर जाकर आप कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देते हो. अगर आप वो क्लियर कर जाते हो तो आपको एक लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है जिसको G1 कहते हैं. नेक्स्ट क्या होता है कि अब 8 महीने के लिए ड्राइविंग सीखते हो अकॉर्डिंग टू देयर सिस्टम, और 8 महीने के बाद यू अपीयर फॉर अ ड्राइविंग टेस्ट जिसको हम G2 एग्ज़ाम कहते हैं. अगर आप वो क्लियर कर लेते हो तो आपको एक G2 लाइसेंस मिल जाता है. लेकिन G2 लाइसेंस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. ऑल्दो आप G2 से कहीं भी किसी भी रोड पर गाड़ी चला सकते हो, लेकिन उसमें अल्कोहल लेवल्स के या कितने लोग आपकी गाड़ी में बैठे होने चाहिए एक पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द डे में, तो ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं G2 एग्ज़ाम में. जब आपको G2 लाइसेंस पे ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो जाता है देन उसके एग्जैक्ट 8 मंथ्स बाद आप G एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हो. दैट इज़ फुल लाइसेंस. देन यू कैन ड्राइव विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑल अक्रॉस कैनेडा ऑन एनी काइंड ऑफ हाईवे और रोड. तो ये जो था एक नॉर्मल तरीका था लाइसेंस लेने का कनाडा में, जिसमें टोटल 16 मंथ्स लगेंगे. लेकिन अगर आप इंडिया से या अपनी होम कंट्री से 2 डॉक्यूमेंट्स लेकर आओगे तो ये जो प्रोसेस है बहुत फास्ट हो जाएगा और आपको 2 मंथ्स या इवन 1 मंथ में फुल लाइसेंस मिल सकता है जिसको एक्चुअल में 16 मंथ्स लगने. अब वो 2 डॉक्यूमेंट्स क्या है, एक तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और एक ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट. अब ये ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट क्या होता है, ये एक तरीके का एक्सपीरियंस लेटर होता है आपकी ड्राइविंग का, आपने अपनी होम कंट्री में की है और ये आपकी लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी ही आपको देती है. तो मेक श्योर आप ये दोनों चीज़ें लेके आओ. और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके आओगे, अगर आपके पास एक चिप वाला कार्ड है जो आप यहाँ देख सकते हो, अगर आपका ऐसा कार्ड है तो दैट्स गुड. आपका ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा चिप वाला नहीं है तो मेक श्योर आप अपनी अथॉरिटी के पास चेंज करवाओ, क्योंकि इंडिया की कुछ स्टेट्स में एक A4 साइज की शीट पे आपके डिटेल्स लगे होते हैं और उसी को ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है बिना चिप के होता है. तो यहाँ पर उस चीज को वैल्यू नहीं दी जाती और आपको देन 8 मंथ्स वेट करना पड़ेगा G2 देने के लिए एंड देन और 8 महीने वेट करना पड़ेगा अपना फुल G लाइसेंस देने के लिए. अब ये सब करने का फायदा क्या है, एक तो आपको लाइसेंस जल्दी मिल जाएगा, आपका फुल G लाइसेंस जल्दी मिल जाएगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि आपकी इंश्योरेंस कम हो जाएगी जब भी आप गाड़ी लोगे. तो आपके जो इंश्योरेंस के रेट्स होते हैं वो फ्रेश लाइसेंस के लिए ज़्यादा होते हैं. तो जितना लाइसेंस पुराना होता रहता है उतने आपके इंश्योरेंस के रेट कम आते रहेंगे. दूसरी जो चीज़ है, गेट योर डिग्री इवेल्युएटेड फ्रॉम वन ऑफ द रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस. अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि WES हो गया, CES है, ICAS है, तो इनसे आप अपनी डिग्री इवेल्युएट करके लाइएगा. अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, आपकी जो इंडियन या आपकी होम कंट्री में जो आपने बैचलर्स या मास्टर्स या जो भी डिग्री की है उसको कैनेडियन डिग्री के साथ क्या करती हैं, दैट मीन्स ये आपके होम कंट्री के क्रीडेंशियल को कैनेडियन क्रीडेंशियल से कंपेयर करते हैं एंड टेल व्हाट योर होम कंट्रीज डिग्री इज इक्वल टू इन कनाडा. अब इस इवैल्यूएशन रिपोर्ट की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब भी हम PR अप्लाई करते हैं, और अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो अपना 2 साल का कोर्स लेके तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है. दैट मीन्स विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करोगे और इस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी भी 5 ईयर्स की ही होती है. अब इसके लिए रिक्वायरमेंट जो होता है, आपको क्या करना होता है, जो भी आप अपनी डिग्री में मार्क्स लेकर आए होगे उसकी आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलती हैं. वो ट्रांसक्रिप्ट इन ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली भेजी जाती हैं आपकी यूनिवर्सिटी से. अब मेन प्रॉब्लम क्या है, इन ऑर्गेनाइजेशंस की एक रिक्वायरमेंट है कि जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो डायरेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी से आनी चाहिए इनके पास. अगर आप खुद से अपनी ट्रांसक्रिप्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस को मेल करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करते और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है. और अगर ये प्रोसेस आप कनाडा में आने के बाद स्टार्ट करोगे तो यूनिवर्सिटी जाना, वहाँ पे ये सब प्रोसेसिंग कराना और फिर आपकी ट्रांसक्रिप्ट वहाँ से कनाडा आएंगी इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास, उन चीज़ों में बहुत हैसल है. और ऐसा ना हो कि आपके घर वाले या आपका कोई दोस्त परेशान हो. तो अगर आप कनाडा आ रहे हो, चाहे 1 साल का कोर्स करने आ रहे हो चाहे 2 साल का कोर्स करने आ रहे हो, जो भी आपकी इक्विवेलेंसी इवैल्यूएशन है ये एटलीस्ट अप्लाई करके ज़रूर आओ.
आजकल अच्छी बात यह है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन भी ट्रांसक्रिप्ट्स एक्सेप्ट कर रही हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से चेक कर सकते हो और जिस ऑर्गेनाइजेशन से क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन करा रहे हो वहाँ से भी चेक कर सकते हो। अगर दोनों इस चीज़ से अग्री करती हैं तो आप अपना सारा काम ऑनलाइन भी करा सकते हो। अब जो तीसरी चीज़ आती है, अगर आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो, दिस इज़ नॉट फॉर द पीपल हु आर कमिंग आफ्टर 12th। सो अगर आपके पास इंडिया में या अपनी होम कंट्री में कोई एक्सपीरियंस है तो मेक श्योर आप अपने सारे एक्सपीरियंस लेटर लेके आओ, अपने सारे रेफरेंस लेटर लेके आओ, प्रॉपर फॉर्मेट में आपका नॉक कोड लिखा होना चाहिए। जो भी ऑनलाइन जो फॉर्मेट्स अवेलेबल वो सारा स्टडी करो, रिसर्च करो और प्रॉपर नॉक कोड, फुल टाइम कितने आवर्स काम करते थे, कौन मैनेजर था और क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो सारे रेफरेंस लेटर अपने सारे के सारे एम्प्लॉयर से ज़रूर लेके आओ। क्योंकि यहाँ आने के बाद जब आप पीआर अप्लाई करोगे और इन जॉब्स के अगर आप पॉइंट्स क्लेम करना चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और फिर इंडिया में दोबारा कॉन्टैक्ट करना। प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप यहाँ पे पीआर अप्लाई करोगे तो 2-3 साल हो चुके होंगे और ऐसा हो सकता है जो आपका मैनेजर उस टाइम था अब ना हो। तो मेक श्योर आप सारे के सारे रेफरेंस लेटर लेके आओ और साथ के साथ जितने विजिटिंग कार्ड थे वो सब भी लेके आओ। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस भी बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आती थी वो बैंक अकाउंट बंद मत करा के आना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़े। जो आपकी सैलरी आती थी अकाउंट में वो सारी स्टेटमेंट्स आपको लगानी हो अपनी पीआर एप्लीकेशन में। तो मेक श्योर आप ये चीज़ें भी करके आओ। एंड लास्ट चीज़ थोड़ी सी ऑब्वियस है कि अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और अपनी गवर्नमेंट की आईडीज़, ये सारी ओरिजिनल चीज़ें लेके आओ ताकि आपको यहाँ आके कोई प्रॉब्लम ना हो। और लास्ट एक छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे फोटोग्राफ्स, स्पेक्टिकल्स जो कि आपके चश्मे होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज वगैरह होते हैं वो, और जो आपके फ़ोन की एक्सेसरीज होती हैं, कवर हो गए, केबल्स वगैरह होगी, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, आपको स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी लेके आना और एक फ़ोटोग्राफ, अपनी डिजिटल कॉपी ज़रूर लेना अपनी फ़ोटोग्राफ की, क्योंकि उसकी आपको यहाँ आकर ज़रूरत पड़ेगी। तो अब बात करते हैं, जब आप कनाडा लैंड हो जाओगे उसके बाद आपको इमीडिएटली क्या क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़, कनाडा आने के बाद आपको क्या करनी है, जब आप कनाडा में एयरपोर्ट पे लैंड होगे आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाना है और अपना स्टडी परमिट ज़रूर लेना है। कुछ ऐसे लोगों से मैं मिला था जो अपना स्टडी परमिट ही नहीं लेकर आए थे और उनको बहुत फिर प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद। तो आप इमिग्रेशन जाओगे, वहाँ लाइन में लगोगे, अपना स्टडी परमिट लोगे। वो बेसिकली एक पेपर होता है जिसपे आपके स्टडी परमिट की एक्सपायरी डेट लिखी होती है, आप यहाँ काम करने के एलिजिबल हो या नहीं हो वो सब लिखा होता है, और साथ के साथ आपकी कौन सी कैटेगरी का कोर्स है, मतलब सारी की सारी डिटेल्स उस स्टडी परमिट के ऊपर लिखी होती है। तो वो एयरपोर्ट से वो ज़रूर ले लेना। दूसरी चीज़ है सिल नंबर, दैट मीन्स सोशल इंश्योरेंस नंबर। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कनाडा में। सारी चीज़ें कनाडा में इस सिन नंबर से ही होती हैं, चाहे आपको फ़ोन लेना है, चाहे आपको गाड़ी लेनी है या बैंक अकाउंट खुलवाना है या एक लीज साइन करोगे। सो हर चीज़ में सिन नंबर तो बहुत ज़रूरी है। वो कोशिश करना कि आप एयरपोर्ट से ले लो। अगर एयरपोर्ट से ना ले पाओ तो जब कनाडा में बाहर आ जाओगे, शहर के अंदर आ जाओगे, यहाँ पे हर शहर में सर्विस कनाडा होता है, वहाँ जाओ, 15 मिनट का काम होता है, अपनी सारी डिटेल्स दो और एक अपना सिन नंबर ले लेना। अब सिन नंबर लेने के बाद आपको तीसरा काम क्या करना है, अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है। जब आप इंडिया में अपनी स्टडी परमिट की एप्लीकेशन लगा रहे होगे तो आपने एक GIC जमा करी होगी कैनेडियन बैंक में, और वो बैंक या तो स्कॉशिया बैंक होगा या CIBC बैंक रहा होगा। तो आप जिस भी बैंक में आपने GIC अपनी जमा कराई थी उस बैंक की एक ब्रांच में जाओगे अपनी सिटी की और वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो। जैसे ही आपका बैंक अकाउंट खुलेगा आपको $2000 आपके चेकिंग अकाउंट में मिल जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे 2 तरीके के अकाउंट होते हैं, एक होता है चेकिंग अकाउंट और एक होता है सेविंग अकाउंट। इससे रिलेटेड मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट जो भी इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पे देता हूँ। अब मेरी एक टिप ध्यान में रखना, ये जो $2000 आएंगे ये आपको इंजॉय करने के लिए या नया फ़ोन लेने के लिए कि भाई मार्केट में iPhone 12 या iPhone 13 आया हुआ है तो मैं iPhone ले लेता हूँ, इसके लिए नहीं है। वो $2000 अपने सेव करके रख लेना अपने सेविंग्स अकाउंट में। जब आपको अपनी 3rd सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी होगी तो वो काम आएंगे। अब बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको अपना फ़ोन नंबर लेना है, ताकि जब आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढने जाओगे और अपना रेज्यूमे सबमिट करोगे तो आप अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिख देना। कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो अपना रेज्यूमे सबमिट कर देते हैं और फ़ोन नंबर उस पर नहीं लिखा होता। तो अपना फ़ोन नंबर लो, बढ़िया सा प्लान लो और रेज्यूमे में अपना फ़ोन नंबर डाल के पार्ट टाइम जॉब ढूंढना शुरू करो। अब मेरी तरफ से एक और टिप ले लो, जब आप फ़ोन नंबर लेने जाओगे तो जो सेल्समैन होगा वो आपको पुश करेगा नया फ़ोन लेने के लिए। सैमसंग का कोई S21, 23 आया होगा या एप्पल का कोई iPhone नया आया होगा। मेक श्योर आप ना लो, अपना पुराना ही फ़ोन चलाओ। अंटिल अनलेस आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं यार,
तो अपना पुराना फ़ोन चलाओ, 1-1.5 साल तक अपना इंडिया वाला फ़ोन चलाओ बढ़िया, जब बढ़िया पैसे कमा लो तब अपना एक नया फ़ोन लेना ना, कैश देकर, इंस्टॉलमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में ना पड़ना। अब लास्ट चीज़, कनाडा आने के बाद आपको क्या करनी है, अपना जीवन एग्जाम दे देना। आते ही 5 से 7 दिन के बीच में थोड़ी बहुत अपनी ऑनलाइन तैयारी करके, कुछ एप्लीकेशंस हैं उनसे अब अपना प्रैक्टिस करके जीवन एग्जाम दे आना, ताकि जैसा मैंने पहले बताया आपका लाइसेंस पुराना हो जाए और आपकी इंश्योरेंस आगे आने वाले टाइम में कम रहे। और इसका दूसरा फायदा ये है कि आपको हर जगह पासपोर्ट लेके नहीं घूमना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कामों के लिए आपको अपनी आईडी चाहिए होती है, तो आप अपना लाइसेंस दिखा सकते हो, वरना आपको हर जगह अपना पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई आईडी नहीं होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, जो कि आप कनाडा आने से पहले ज़रूर करो और कनाडा आने के बाद करो। आई होप ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, और अगर ऐसी वीडियो आप फ्यूचर में देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और कोई वीडियो का आइडिया आप मेरे को देना चाहते हो या किसी चीज़ के ऊपर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मेक श्योर यू कमेंट बिलो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। Thanks for watching. Stay healthy and keep hustling.